मुझे और अदलिया को बदनाम करने की साजिश हो रही है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का अलविदाई फुल रेफरेंस से खिताब। फौज के इदारे को कमजोर किया गया तो मुल्क अनारकी से नहीं बचेगा, फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। क्या अदलिया के फैसलों से इदारों में महादाराई पैदा हुई? चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का दौर कैसा रहा, पूछेंगे सीनियर तज्जियाकार आरिफ अमीन भट्टी से, माहिर कानून राजा आमिर अब्बास से और दिफाई तज्जियाकार AVM शहजाद चौधरी से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा अपने ओहदे से आज सुबुकदोश हो जाएंगे, जिसके बाद जस्टिस गुलजार अहमद कल चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का दौर पाकिस्तान की कानूनी तारीख में एक हंगामा खेज दौर की हैसियत से याद रखा जाएगा। खासतौर पर जाते जाते उनके दौर में दो ऐसे फैसले हुए हैं जिन्होंने अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तलखियां जरूर पैदा कर दी हैं। मौजूदा आर्मी चीफ मुलाजमत में तौसीक का केस और साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस के फैसलों से महाज राय की सूरत हाल पैदा हुई। चंद रोज कबल चीफ जस्टिस और सहाफियों की मुलाकात के बाद ये खबरें शाया हुई कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि उन पर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला रोकने के लिए बाकायदा दबाव डाला गया और आला ओहदों की पेशकश भी की गई और उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत देने के फैसले की हिमायत भी की। आज अपने एजाज में दिए गए फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि मैंने बतौर जज हमेशा अपने हल्फ की पासदारी की है, कानूनी तकाजों समेत बगैर खौफ और जानबदारी से फैसले किए हैं। इल्जाम आयद किया गया कि मैंने सहाफियों से मुलाकात करके परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसले की हिमायत की। अदलिया के खिलाफ घनाउनी मुहिम शुरू कर दी गई है, लेकिन सच हमेशा गालिब होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने फुल रेफरेंस से भी खिताब किया। उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ केस और आर्मी चीफ की तौसीक से मुतालिक मुकदमात पर चीफ जस्टिस से शिकवा भी कर डाला। क्या कहा उन्होंने कहा खुसूसी अदालत के जस्टिस वकार अहमद सेठ का फैसला तासुब और बदले का इजहार करता है। जस्टिस वकार की जानिब से सजा पर अमल दरामद का तरीका गैर कानूनी, गैर इंसानी, वहशियाना और बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है। इनका कॉन्डक्ट आला अदलिया के जज का कॉन्डक्ट है ही नहीं, यानी उसके मुनाफी है। बोझल दिल से कहता हूं कि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सहाफियों से गुफ्तगू में खुसूसी अदालत के फैसले के ऐसे वक्त में हिमायत की जब तफसीली फैसला आना बाकी था। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के मुकदमे में अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने साथ में ये भी ऐड किया कि एडिशनल जजेस के एक ऐसे ही केस में एडहॉक जजेस को तौसी दी गई। अदालत से दरख्वास्त है कि आला आईनी दफातर के हकूक और जिम्मेदारियों से मुतालिक मुकदमात में गैर जरूरी जल्दबाजी के बजाय इनको सब्र से सुनना चाहिए। चीफ जस्टिस कहते हैं कि उन्होंने सहाफियों से मुलाकात में जनरल परवेज मुशर्रफ केस के फैसले के हवाले से कोई नहीं की, लेकिन हुकूमत इस मौक़िफ़ को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी चीफ जस्टिस को मुखातिब करके फिर पहले भी उन्होंने इस पे नुक्ता उठाया था, फिर आज वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस आसिफ खोसा का मुझे बहुत एहतराम है। आज उन्होंने वजाहत की कि मुशर्रफ केस के फैसले से वो लाताल्लुक थे, लेकिन उन्होंने मीडिया से अपनी गुफ्तगू की तरदीद नहीं की। तमाम मीडिया ने यह बयान उनसे मंसूब किया कि मुशर्रफ केस को अंजाम तक पहुंचाने का क्रेडिट चीफ जस्टिस ने लिया। अगर ऐसा नहीं था तो उसका नोटिस लेना चाहिए था। तो फवाद चौधरी इज नॉट कन्विंस्ड, मेनी पीपल इन द गवर्नमेंट आर स्टिल नॉट कन्विंस्ड। आई स्टार्ट विद यू शहजाद चौधरी साहब। ये यकीनन एक शुरू में काफी स्टेबल और आखिर में धुआंधार दौर कह सकते हैं इसको। हाउ डू यू लुक एट जस्टिस खोसा's लेगेसी? देखिए, इंटेलेक्चुअली शायद इतना बेहतर और इतना सुपीरियर जज शायद ही कोई चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुंचा हो, और भी होंगे यकीनी तौर पर, लेकिन जो किससे कहते हैं कि रिसेंट पास्ट में इनकी मिसाल वाज़े हो के सामने आती है। इन्होंने दिलेराना फैसले किए और इन्होंने जो इनका एक लिमिटेड टेन्योर था उसके अंदर कोशिश की कि जो इंसाफ का निज़ाम है, जो कि हमारे अदालतों के स्ट्रक्चर्स पे कायम है, इसको किसी न किसी हद तक बेहतर किया जा सके। इनसे दो तीन चीज़ों की जो शिकायत की जा सकती है वो ये है कि जिस तरीके से क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म का
निज़ाम शायद इनसे तवक्को की जाती थी वो ये नहीं ला पाए, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ हायर जुडिशरी पे नहीं रहना, उसको आम लेवल पे, आम इंसानों के लेवल के ऊपर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जो सेशन कोर्ट्स हैं, वहाँ तक इसको जाना है। और वो जो बंदोबस्त करना, इंतज़ाम करना था, वो जो प्लान बनाना था, वो ये गालिबन इनके दौर में वो नहीं हो पाया। हाँ, इनने कहीं ना कहीं पे स्पेशल कोर्ट्स, इनके दौर में भी नहीं हो पाया, हम कह सकते हैं। इनके दौर में भी इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इनसे तवक्कुआत ज्यादा थी ना, बहुत काबिल जज थे। इसलिए जो दूसरी शिकायत गालिबन जो मैं समझता हूं, और मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि एक जो आखिर में आके कुछ पर्सनालिटी का एक ऐसा शक्ल सामने आई जो कि इनसे तवक्को नहीं की जा सकती थी। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल आज उनका फुल कोर्ट रेफरेंस था। इसके अंदर पिछले एक हफ्ते के अंदर 3-4 दिनों में, खासतौर पे मुशर्रफ का डिटेल्ड फैसला, उससे पहले कुछ आर्मी चीफ के साथ वो जो एक्सटेंशन के मामले पे, मैं बहुत सारी चीज़ों से एग्री भी करता हूँ इनकी जो इन्होंने फैसले किए हैं। आप इनसे मुशर्रफ की सजाए मौत का फैसला एक्सेप्ट करें या ना करें, एग्री करें या ना करें, लेकिन बाहर सूरत वो एक शक्ल में सामने आया। उसको डिबेट करने के लिए अभी हम डिबेट करने के मराहल में थे। जबकि ये डिटेल्ड फैसला आया और उसके अंदर तो उसमें 2-3 चीजें ऐसी थी जो कि मुझे लगा कि चीफ जस्टिस साहब अपने मकाम से वो उस मकाम को रख नहीं पाए। मिसाल के तौर पे ये इजहार करना कि मुक्कों के साथ, वहां पे थोड़े कॉम्प्रोमाइज हो गए। उसके बाद फिर जो गुस्सा चीफ जस्टिस साहब का नजर आया, जो कि हर तकरीर या हर प्रेस रिलीज या हर स्टेटमेंट के बाद, चाहे वो ISPR से था चाहे गवर्नमेंट से था, उसका एक जवाब अगले दिन चीफ जस्टिस साहब का देना मुनासिब नहीं था। जजेस, और कमाल के जजेस अपने जजमेंट्स में बोलते हैं, ये एक टू एंड फ्रो चल रहा था। चीफ जस्टिस साहब उसका हिस्सा बन गए। और फिर एक फाइनल बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि देखिए, पिछले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर हमारे यहाँ ये एक इंस्टीट्यूशनल कन्फ्रंटेशन की शक्ल, खुदा न खास्ता तलखी, जैसा आपका लफ्ज किया, बहुत बेहतर लफ्ज इस्तेमाल किया, तलखी बढ़ चुकी है, बढ़ती जा गई है और बढ़ चुकी है। इसको आज के फुल कोर्ट रेफरेंस के अंदर एक मरहम पट्टी रख के जाना, अगले चीफ जस्टिस के लिए आसानी क्रिएट करके जाना और कौम को वो पैगाम दे के जाना चाहे जाए कि ये कि हमारे आसाब ऐसे हैं कि हम हर चीज कर सकने के काबिल हैं, और फिर ये कहना कि तुम अपनी कर गुजरो और जो हो सो हो, मतलब उस ये जो चीजें हैं, ये तो जंग के माहौल में भी कोई शायद दुश्मन बात करता है। तो आप तो अपने, ये एक्चुअली सेट कि एक साजिश, एक कैंपेन शुरू हो गई है आला अदलिया के खिलाफ, तो इसलिए अपने मेरे खिलाफ ही एक्चुअली सेट दैट ये अपने मुल्क में रहना है, इन्होंने भी रहना है, इनकी औलाद ने भी रहना है, इस ये मुल्क हमारा है, इसके लिए तो कुछ मरहम पट्टी का बंदोबस्त करके जाइए। कहिए कि इसके अंदर, बल्कि अपनी पोजीशन को वाज़ेह कर जाइए। अब कहिए देखिए ऐसा कोई बात नहीं, ये कवानीन है, ये इसका इंसाफ का तरीका है और इसके मुताबिक हम अपनी अफवाज को सर आंखों पे बिठाते हैं, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है वगैरह वगैरह। आप ऐसे अल्फाज बोलते हैं जिससे कि फैसला वही रहता, सब कुछ वही रहता, लेकिन अगर ये मरहम पट्टी जिसको कह रहे हैं करके जाते। आरिफ हमीद भट्टी साहब, खोसा साहब का दौर क्या खोया क्या पाया? खोसा साहब का दौर कंपैरेटिवली बेहतर रहा। मैं तो वैसे सो मोटो के हक में हूं, लेकिन खोसा साहब के दौर में आखिरी दिनों में उन्होंने थोड़ी सी कंट्रोवर्सी खुद बना ली। आई थिंक जज साहबान के फैसले बोलने चाहिए, तुर्की ब तुर्की उन्हें लोगों की, पॉलिटिशियनों की तरह जवाब नहीं देना चाहिए। आप मुक्का लहरा के ये कहना कि मैंने एक प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया, एक को नाहल कर दिया और हम करीब करने जा रहा हूँ, और फिर उस दौरान उस फैसले में इस किस्म की तो आ जाए कि इसकी लाश की बेहुरमती की जाए, 3 दिन लटकाया जाए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इस दौरान कुछ मुलाकातें भी हुई। तो खोसा साहब को मेरा ख्याल है कि बड़ी बदकिस्मती है, हमारे तमाम अदारे तकरीबन अपने इनिंग से बाहर निकलने के आदी हो चुके हैं। वो समझने लग पड़े हैं कि उनका काम अपना इतना जरूरी नहीं है जितना दूसरों के काम पर जरूरी है। इसीलिए पुराने दौरों में जज साहबान ना अखबार पढ़ते थे, ना पब्लिक प्लेस पे जाते थे, ना हो तो, लेकिन आखिरी इनका फैसला जो कल दिया है, तो फैसला यही आना था मेरा ख्याल है कि उन्हें और इनके जो हमायती हैं उनको सजा दी जाए। वो कि मेरा बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू है कि 12 अक्टूबर 99 को जिन जज साहबान ने लीगल किया था वो भी उतने मुल्ज़म है जिसने आइन तोड़ा था, मुशर्रफ जिसने। ये तो कोई तरीका नहीं है कि जब आपकी मर्जी हो तो एक गद्दारी को आप मुहिब्बे वतनी का NOC दे दो, जब आपकी ना मर्जी हो तो सिर्फ जजों को घर भेजा तो उसको ये सजा दे दो।
मेरा ख्याल है इन चीजों से उनकी आजाद बिल्कुल बड़ी एक कॉम्पिटेंट जज, काबिल जज की थी, लेकिन 2-4 जो उन्होंने बयान दिए और टीवी में आके सहाफियों से चंद गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वो बातें कह दी जो कि एक जज साहबान को नहीं कहने चाहिए, इस वजह से एंड पे क्वेश्चन मार्क हो गया। अदरवाइज उनकी सारी उम्र जो मैंने उन्हें कवर भी किया हुआ, बेहतरीन तौर पे एज ए जज रहे हैं। राइट, सो आखिरी दिनों में क्या हुआ, आई थिंक आपको इनसाइड स्टोरी भी पता होगी। कभी कुछ लोग शुरू से ही ऐसे होते हैं मगर जाहिर बाद में होते हैं, कुछ लोगों के साथ शायद मिसकैलकुलेशन हो जाती है। खोसा साहब के केस में क्या हुआ? एंड अगेन जो अभी जिक्र किया भट्टी साहब ने कि टीवी नहीं देखते, अभी तो हमने सुना है जस्टिस साहब से कि वो रेसलिंग देखते हैं, एक और जस्टिस साहब से। सो आई डोंट रिमेम्बर द टाइम कि टीवी कब कोई नहीं देखता था। नहीं, अभी सारे देखते हैं, बल्कि नहीं फरीदा, अगर मुझे इजाजत दे दे एक बात की। जी क्विकली सर जी। अच्छा, नंबर 1 तो ये गलत बात कही, शहबाज शरीफ ने कहा मैंने भी अभी फैसला नहीं पढ़ा। वो कहते हैं मैं रेसलिंग है, तो भाई क्यों बेवकूफ बना रहे हो लोगों को? हम इतने सादे और बेवकूफ नहीं है, ये इस तरह नहीं होता। मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले जाऊंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझे कुछ बैकग्राउंड पता है। आपको याद होगा नवाज शरीफ का केस चला था पनामा में, 2 जज साहबान ने उन्हें पहले ही नाअहल कर दिया था, लेकिन 3 ने कहा था JIT बनाई जाए जी। जिन्होंने नाअहल किया था उनमें आसिफ सईद खोसा साहब भी थे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। रिफ्रेशर दिया जी राजा साहब। देखिए, पहली बात तो भट्टी साहब ने जैसे कहा कि जी लोग जजेस टीवी नहीं देखते थे, अखबार नहीं पढ़ते थे। आप यकीन करें कि इससे पहले एक चीफ जस्टिस थे, ऐसे ही मैं एक टॉक शो में बैठा था, जब ब्रेक हुई तो मुझे चीफ जस्टिस साहब के रजिस्ट्रार का फोन आ गया कि वो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं सुबह खुद भी आ जाओ, एंकर को भी ले जाओ। अरशद शरीफ के केस में था, प्रोग्राम में था, अरशद था, मैं था, फवाद चौधरी थे और एक और थे। उसने कहा जी मुझे कॉल आई कि जनाब सुबह इन सबको लेके 9 बजे आप पेश हो जाएं। कैसे टीवी नहीं देखते? ये पहले वाले चीफ जस्टिस थे जी, इससे पहले साकिर निसार साहब की बात हो रही है। तो कैसे ये नहीं देखते? पूरा सेल होता है, पूरी इनको ब्रीफिंग होती है, एक एक टीवी की क्लिपिंग्स जाती है। नंबर 2, खोसा साहब को अगर हम देखते हैं तो एज ए जज जब उनका दौर रहा, वो क्रिमिनल की जो लॉ है और जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसके चैंपियन और माहिर, और उन जैसा जज शायद काफी अरसे के बाद पाकिस्तान की जुडिशरी को क्रिमिनल साइड पे मिला था। लेकिन जब वो चीफ जस्टिस बने तो उनके पास एक तो मुद्दत कम थी कि वो 8-9 माह में 10 माह में वो शायद इतनी रिफॉर्म्स नहीं ला सकते थे। और फिर उसके बाद उन्होंने जो एक लाइन रखी कि जनाब सो मोटो मैं नहीं लूंगा, बेजा सो मोटो वगैरह नहीं लिया जाएगा। लेकिन व्हाट हैपेंड एट द लास्ट, वो आपने जिसको कहते हैं ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर, कि जब उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन शाम 3 बजे पहले तो एक पिटीशन दाखिल होती है, वो पिटीशन अगले दिन टेकअप हो जाती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो सिटिंग है उनकी मुद्दत मुलाजमत में 2 दिन रह जाते हैं, उनके टेनोर को फिक्स करने के लिए वो एक जजमेंट दे देते हैं कि जनाब आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन में तो आर्टिकल 243 में नहीं है, लेकिन साथ ही अगर वो कानून की बात करते हैं, क्रिमिनल कानून और कॉन्स्टिट्यूशनल कानून, तो क्या कानून में आइन में तरामीम कोई अदालत कह सकती है मुकन्नना को कि आप आइन में ये तरामीम करें या आप लॉ में ये चीजें लाएं? डू यू थिंक कि उनको अपनी लेगेसी बैलेंस करना चाह रहे थे या कोई और रीजन था? देखिए, आखिर में आके उसके बाद के बाद दूसरा केस आ जाता है, और उसके बाद जैसे कि अभी यहाँ कहा गया कि जी मुक्के लहरा रहे थे या उन्होंने तलखियों का हम जिक्र करें उसमें इंस्ट्रूमेंटल बन गए ना उनके फैसले। देखिए, अब तो इंसाफ की इनसे तवक्का थी ना, तो जो इन्होंने शॉर्ट ऑर्डर के बाद कहा कि क्लोज एंड शट केस है, और इनको ये ज़हन में रखना चाहिए था कि इनकी अपील भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही जानी है, इन्हीं के पास अपील जाती है। और अगर अपीलेट फोरम पहले से ही कह दे कि अपना माइंड डिस्क्लोज कर दे कि ये क्लोज एंड शट है, तो फिर वो अपील का है कि वो क्या रेस करेंगे? चीफ जस्टिस डू दैट? वाई का जवाब तो वो खुद देंगे, या हमारे मुल्क के अदारे देखें कि ये हमारे मुल्क में काफी अरसे से जो हो रहा है कि एक अभी जैसे बात हो रही है कि जी अदारों एंड वेलकम बैक। शहजाद चौधरी साहब, आपने अभी खुद एड्रेस किया कि क्या तरीकेकार हो सकता है, बट अब खोसा साहब
चले गए हैं, देयर विल बी न्यू चीफ जस्टिस, हम कह सकते हैं इट विल बी अ न्यू चैप्टर। सो जो इदारों के दरमियान हम समझ रहे थे कि कोई तसादुम हो सकता है, अगरचे आज कह के गए हैं खोसा साहब के एक कैंपेन का आगाज हो चुका है, मगर हम आगे व्हाट नेक्स्ट इसको कम होता देखेंगे? जो आर्मी के रैंक्स में या दीगर लोगों में गम और गुस्सा भी है परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से, उसमें एक्सेप्टेंस आएगी या ये मामला आगे बढ़ेगा? जा रहे हैं उनका जो आज अपना जो स्टेटमेंट है वो भी बड़ा जिसे कहते हैं ना कि सुनने के लायक है और समझने के लायक है। देखिए आसिफ खोसा साहब अब जब जा रहे हैं या जाने के मराहल में हैं, आखिरी चंद घंटे हैं उनके पास, तो उनका क्या था कि मैं सुओ मोटो एज फार एज पॉसिबल नहीं लूंगा। सुओ मोटो के ऊपर इतनी सख्त रिस्ट्रेंट्स लगा दी जाएंगी कि उसका कानून इतना सख्त बना दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो लेना तकरीबन नामुमकिन तो नहीं तो मुश्किल बहुत हो जाएगा। चीफ जस्टिस गुलजार साहब या जस्टिस गुलजार साहब जब कल चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनका स्टेटमेंट क्या था? उनका यह था सुओ मोटो लोगों की खिदमत के लिए है, लोगों की सर्विस के लिए है और इसको इस्तेमाल करने के लिए आइन का हिस्सा बनाया गया है और पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जब जरूरत हो तो कोर्ट्स को इस्तेमाल करना है। ये देखिए एक आदमी के बदलने से एक मिजाज बदल जाता है, एक फर्क आ जाता है। ये आज अभी चीफ जस्टिस आसिफ खोसा साहब गए नहीं है, 12 बजे आज उनका टेन्योर खत्म होगा, लेकिन गुलजार साहब ने आज से ही अपना जो सोच का अंदाज है वो बताना शुरू कर दिया। इसलिए टिल द टाइम चीफ जस्टिस गुलजार साहब इज चीफ जस्टिस, हम ये नहीं कह सकते कि उनके वक्त में क्या होगा या क्या हो सकता है। आई हैव सीन कि यहां पर एक इंसान, आप उसको एक नजर में देखते हैं, जब वो हाईएस्ट ऑफिस में जाता है उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है मुकम्मल तौर पर। और ये सिर्फ एक जगह पे नहीं है, हर जगह पे मैंने देखा है देयर इज अ पर्सनालिटी चेंज व्हेन यू रीच द हाईएस्ट पावर, या जो भी आपके हाथ में जिम्मेदारी या जो भी एहसास आता है, जिस किस्म का एहसास गालिब आता है वो आपको एक मुख्तलिफ इंसान बना के रख देता है। इसलिए बड़ा मुश्किल है ये डिटरमिन करना कि चीफ जस्टिस गुलजार, कोई ऐसी मूवमेंट की मैं बात हरगिज नहीं समझता। ये मूवमेंट ना चल सकती है, ना चलनी चाहिए, ना इनकी कोई जगह है। एक ही मूवमेंट है और वो मूवमेंट पाकिस्तान का नाम होना चाहिए और पाकिस्तान के लिए मूवमेंट होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, अब मैं आता हूं फौज की तरफ। देखिए फौज के तर्जुमान ने बहुत ही कमाल किस्म की स्टेटमेंट दी है, बल्कि महल में आर्मी चीफ ने दी थी व्हेन ही वेंट टू, उधर गए थे एसएसजी को एड्रेस करने के लिए। क्या कि बहुत मुश्किल से हमने मुल्क को मुस्तहकम किया है। हम बैरूनी दुश्मनों को और दुश्मनों को हमने हरा के और उनको खत्म करके हमने अपने मुल्क को बचाया है और उसको इस्तेहकाम दिया है। और तीसरा ये कि इस इस्तेहकाम को हम कभी भी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। तो मतलब देखिए कोशिश क्या हुई, या कोशिश ये नहीं कहता कि जान के कोशिश हुई या क्या, खुदा न खास्ता ये मौका ऐसा बन रहा था कि शायद अदारों में टकराव की कैफियत पैदा हो जाए, कोई ऐसा रिएक्शन हो जाए। ऐसे होता है ना जैसे कि स्पाइट करते हैं, आप किसी को तंग करते हैं, आप प्रोवोक करते हैं कि कुछ ना कुछ कीजिए आप अपनी तरफ से। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की फौज भी जानती है कि 20 साल लगे हैं हमें अपने तमाम गंद को साफ करते हुए, अपनी गलतियों को सीधा करते हुए और इस मुल्क को इस्तेहकाम देते हुए। और हम आज 11वें या 12वें साल में हैं जमहूरियत के, अच्छी बुरी जैसी भी है, यही एक तरीका है जो कि आइन में लिखा हुआ है और इसी को लेके आगे चलना है। मेरा ख्याल है पाक फौज और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस स्टैंड बिहाइंड दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। और मेरा ख्याल है कम व्हाट मे, मेरा नहीं ख्याल कि ये फौज जनरल बाजवा या कोई और फौजी जर्नल जहां पे भी बैठा है या बाकी सर्विसेज में कभी भी कोई इस किस्म की चीज से रिएक्ट, एक आदमी वहां से कोई बात करे चाहे जो मर्जी, एक मुशर्रफ क्या इस मुल्क के ऊपर, इस कौम के ऊपर 100 मुशर्रफ कुर्बान किए जा सकते हैं। जो इजहार किया गया, इजहार छोटी सी बात कर लेंगे, इजहार ये किया गया कि यार ये बात, ये तरीका तो नहीं था बात करने का, ये ऐसा करते तो नहीं है लोग। ये दिस इज नॉट हाउ वी स्पीक, दिस इज नॉट व्हाट वी आर, हम ऐसे लोग नहीं है, हम इस तरह की बातें नहीं करते। हम 21वीं सदी में बैठे हैं। ये बात, ये दर्द था, ये कसक थी जो कि दिल में थी, जिसका इजहार किया गया। भट्टी साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब का दौर एक आखिरी मार्शल लॉ का दौर होगा, उसके बाद इंशाल्लाह कभी पाकिस्तान में ऐसे नहीं होगा? तो फरीशा अल्लाह करे कि ऐसा हो, लेकिन मार्शाल्लाह दौर जब भी लगते हैं पूछ के नहीं लगते। जिस मकसद मार्शाल्लाह का मकसद ही आइन तोड़ के लगना, क्या ज़ियाउल हक ने पूछ के लगाया था? कोई एप्लीकेशन दी थी कि मैं तोड़ने लगा?
जब ये मार्शल लगते हैं तो तमाम इंसानी को तलब कर लिए जाते हैं, अदालतों के पास कोई पावर नहीं रहती। मार्शल कोई जिन का नाम नहीं है, ये चंद गाड़ियां पीएम हाउस जाएंगी, प्रेसिडेंट जाएंगी, एयरपोर्ट जाएंगी, टीवी स्टेशन जाएंगी, गवर्नर हाउस जाएंगी और ये मार्शल लग गया। अल्लाह करे मार्शल ना लगे, लेकिन क्या हमारी जो जमहूरी हुकूमत 12 साल से चल रही है, कोई इन्होंने ऐसा काम किया हो कि वो लोग इनसे जो आम शहरियों को उनके हकूक दिए हो, जो दावे ये करके आए थे कि मैं वर्ल्ड बैंक के पास जाने से पहले खुद किसी कर लूंगा, जब गैस बिजली तेल महंगा हो तो समझो आपका प्राइम मिनिस्टर है। जब याद रख लें खाली जगह नहीं रहती, जब आप लोगों की उम्मीदों पे नहीं पूरे उतरते, पहले उन्हें आस उम्मीद दिलाते हैं कि चांद होगा, दूध होगा, तारे होंगे, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों की तरह पढ़ेंगे, उसके बाद एक खुजान पैदा हो जाता है, एक प्यास पैदा हो जाता है। अब ये आप देखें ना, मलेशिया में आज उधर उन्होंने तैयब उर्दुगान ने ट्वीट किया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को धमकी दी कि आपने अगर उधर गए तो हम आपका जो पैसे हैं वापस ले लेंगे और आपके लोग वापस भेज देंगे। तो ये हुक्मरानों की नाकामियां, नाकामियां और इस किस्म की कोताहियां दीगर रास्तों को देती है। और मौजूदा दौर में मेरा ख्याल है कुछ लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि दोनों इदारे आमने सामने आके लड़े, जिसका बारे में मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ पाकिस्तान फौज को अंदाजा हो गया था कि मुल्क में क्या पैदा करने की एक सोची समझी स्कीम है। और इतना कहूंगा उसमें कुछ पॉलिटिशियन थे और इस दोनों फैसलों का कुछ लोगों को पहले पता था, ये कौन करवा रहा है, कैसे हो रहे हैं, यकीनन आइन और कानून के मुताबिक हुए हैं, इतना ही कहना काफी है। लेकिन मार्शल नहीं आता, ये अब सियासतदानों पर डिपेंड करता है ये डिलीवर करते हैं कि नहीं। आई थिंक ये बड़ी अहम बात है। आखिर में आके होता यही है, इस मामले में भी अगर आप देख लें तो पॉलिटिशियंस का रिएक्शन कुछ और है इस फैसले के हवाले से। पीएमएलएन को ही देख लें, अभी उन्होंने जिक्र किया शहबाज शरीफ साहब का, बाकी लोगों का और है। सो जब तक जो फिर ये जो मुतालबा है कि सिर्फ अब आप लीगल उस पर बात कर सकते हैं कि सिर्फ मुशर्रफ साहब को नहीं, जब तक उनके साथ साथ जो और लोग थे जिसमें सियासतदान है, मीडिया भी हो सकता है और जजेस भी हो सकते हैं, उन सबको सजा नहीं मिलेगी तो यू कैन नॉट से कि अब नाउ इट विल बी सिविल सुप्रीमेसी इन पाकिस्तान। देखिए, पहली बात तो ये है कि व्हाट इज दिस सिविल सुप्रीमेसी, ये चीज क्या है, किस चीज को आप कहते हैं सिविल सुप्रीमेसी? के हर इदारे की अपनी जगह पे एक हदूद डिफाइंड है, वो उस हदूद में रहते हैं, काम करते हैं, तो हर चीज की सुप्रीमेसी चलती है। अभी जैसे शहजाद साहब ने कहा कि ऐसे कई मुशर्रफ कुर्बान हो सकते हैं। हाँ, मुशर्रफ अगर जब बाद में सियासत में आया, उस एक प्राइवेट शख्स था, अगर उसके वक्त उस पर कुछ होता तो भले से होता, लेकिन उस वक्त जो उसने ऑर्डर्स किए थे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से 2007 में और प्रेसिडेंट थे वो किए, ठीक है, वो यूनिफॉर्म में थे। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम एकदम भूल जाते हैं कि एक हफ्ता पहले जो हमारे सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी जो टेनोर का मसला है और उनको एक तजब्जुब में डाल दिया। आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि आर्मी की मोरल और आर्मी क्या फील कर रही है। ऑब्वियसली फौजें जो होती हैं वो अपने सिपह सालार के ही पीछे चलती हैं और किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नहीं देखती, वो किसी वजीर आजम के बयान को नहीं देखती, वो ये देखती हैं कि हमारा कमांडर इन चीफ हमें क्या कमांड दे रहा है। और इस चीज को देखने के लिए अगर वाकई ही जैसे कहा जा रहा है कि पीछे कुछ मुहर्रिकात हैं, और मुहर्रिकात हम ये ना समझें कि तमाम लोग कोई होली काउज होते हैं। अगर फौज का एक जनरल को फांसी दी जा सकती है, उसको हम कह सकते हैं कि जी उसने मुल्क के राज बेचे हैं, तो कहीं भी ये पेनिट्रेशन होती है। और इस चीज को समझना चाहिए कि दुश्मन ने जो वार करना है वो अब बॉर्डर से टैंकों से नहीं करना, इसी अंदाज में आपस में लड़वा के इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करके कैओस एनार्की फैला के आपके मुल्क में इंसर्जेंसी की तरफ लोगों को ले जाके एक अजीब सी कभी वुकला या डॉक्टर्स का शुरू हो जाता है। तो ये वो तमाम चीजें हैं कि जिनको अब बड़े सीरियसली देखना है और गुलजार साहब देखेंगे इसको। और ये बात बिल्कुल यू एक्सपेक्ट हिम कि ये मामला आगे जाएगा? नहीं, ये मामला खत्म होगा, ये मामला खत्म होगा। देयर वुड बी नो सच थिंग कि कोई इंस्टीट्यूशंस का आपस में मसला रहेगा। और जो मार्शल की बात है, तो देखिए इस मुल्क में जो आइन है ना, आइन से बढ़ के एक चीज है, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो आइन है। और अगर पाकिस्तान की सालमियत को, स्टेट की सालमियत को खतरा हो, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि वो लूड़ी लंगड़ी जमहूरियत और ये वो, फिर ये चीजें नहीं। आई थिंक ये बात कल आईएस में बड़ी कैटेगोरिकली कही गई है कि पाकिस्तान जी
शहजाद साहब प्लीज ऐड कर ले, फिर इलामत भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आई जस्ट वांट टू से कि मेरे ख्याल में राजा आमिर अब्बास साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ इसको बयान किया है। सारी चीज को समझने की बात यह है कि मेरा ये जो हमारा आइन है, ये जो सिविलियन सुप्रीमेसी की बातें हैं, ये जो जमहूरियत के हम ख्वाब देखते हैं और जमहूरियत के फल की उम्मीद में हम जिंदा रहते हैं, ये उस वक्त तक कायम है जब पाकिस्तान कायम है। खुदा न खास्ता एक वक्त ऐसा है हमारी परफॉर्मेंस की वजह से, दुश्मन की सक्सेस की वजह से, हाइब्रिड वॉर के कमाल इफेक्ट्स की वजह से, कि खुदा न खास्ता हमारा मुआशरा मुंतशर हो जाता है, अनारकी और क्योस की शक्ल हो जाती है, रियासत है या नहीं है इसके ऊपर सवालात पैदा हो जाते हैं, और उसके ऊपर एक लूली लंगड़ी एक सिविलियन कोई एक लीडरशिप भी बैठी हो जिसके काबू में कुछ भी ना हो। मुगलिया दौर के आखिरी सालों का सोच लें, जबकि उनके चंद बादशाह बैठे हुए थे औरंगजेब के बाद वाले, उस किस्म का माहौल पैदा हो जाए तो फिर उस सूरत में अगर फौज उस वक्त तक कायम हो तो मेरा ख्याल है अगर फौज या कोई और भी मिलके वो चाहें कि इस मामले कम से कम रियासत को रोक लिया जाए ताकि फिर से इसको रस्ते पे इस्तवार किया जाए, तो वो बहुत दूर की बात है। मेरा अपना ख्याल है कि उससे बहुत पहले हम अपने मामलात को संभाल सकते हैं और इंशाल्लाह संभालेंगे, और मेरा ख्याल है और ये तमाम के तमाम इदारे मिलके इस रस्ते पे चलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि उसका खतरा जो कि थियोरेटिकली एग्जिस्ट करता है, प्रैक्टिकली मेरी नजर में वो एग्जिस्ट नहीं करता। Okay, that's very heartening to know that. Alamat Tahir Ashrafi, thank you so much for being on the program. Alamat साहब, इस्लामी तालीमात का ऑब्वियसली आपने गौर और खौफ से मुताला किया है, मजहबी स्कॉलर है आप। ये जो एक सवाल उठाया जा रहा है कि ये कहा गया कि किसी शख्स के वफात पाने पर उनकी है मासा अलामा साहब, we're just going to check. I think उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। मलामा साहब हमारे साथ है कि उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। सवाल हम ये पूछना चाहते थे कि किसी शख्स के वफात पाने पर उसकी लाश को सजा देने की कोई रिवायत इस्लामिकली क्या हमें इसमें समझना चाहिए? वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। अलामत अशरफी इससे हमारा राब्ता बहाल हो गया। अलामत साहब, इस्लामी तालीमात के मुताबिक किसी शख्स की वफात पाने पर चाहे सजा हो उसके बाद लाश को क्या लटकाया जा सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। गुजारिश ये है कि ये जो जज साहब ने फैसला दिया है इसके तमाम पहलुओं को अगर छोड़ के सिर्फ इसी मसले पे बात करें तो मैं समझता हूँ कि ये ना इखलाक का, ना जहान, ना कानूनन, ना पाकिस्तान का आयन, ना कानून, कोई भी इसकी इजाजत नहीं देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गैर मुस्लिमों की भी जो मस्जिदें हैं उनके भी एहतराम का दर्ज किया है, बजाय इसके कि किसी मुसलमान का जिस्म जो है मौत के बाद उसको घसीटा जाए, उसे लटकाया जाए। और पूरी जज साहब की जो हम देखते हैं जजमेंट, उसमें कोई हवाला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का एक जज वो कहीं पर शरीयत का या खुलाफाए राशिदीन के दौर का या किसी इस्लामी हुकूमत का नहीं देता है, वो यहूद और नसारा के हवाले देता है। तो मेरा ख्याल है ये जो उन्होंने लिखा है ये कोई इसके ऊपर तो जज साहब का कुछ ज़हनी मुआयना कराना चाहिए। ना ये शरअन जायज है ना कानूनन जायज है। आप परवेज मुशर्रफ के ने अगर जुर्म को किया है तो उसको सजा दे, लेकिन इससे तो ये लगता है कि आप एक जाती इंतकाम पर उतरे हैं और आपको मेरा ख्याल है तस्वीर शोहरत और हीरो बनने का शौक है कि एक तबका आपको हीरो बना दे। तो ये जज साहब ने, मैं नहीं समझता, वैसे उन्हें जज कहना भी मैं तौहीन समझता हूँ अदलिया की। अदलिया को खुद अपने वकार का ख्याल करना चाहिए, और हमारा ख्याल था कि जो हमारे साबिक चीफ जस्टिस हैं वो को जाते जाते अच्छा काम कर जाएंगे, एक 100 मोटो ले लेंगे इसके ऊपर, लेकिन चूंकि उन्होंने तो 20 दिन पहले फैसला अनाउंस कर दिया था। अब ये तो कानून दानों को और इस कौम को देखना है कि एक फैसला आया ही नहीं था और चीफ जस्टिस 20 दिन पहले मुक्केल लहरा के ऐलान कर रहा है कि जी ये फैसला आने वाला है। तो इस सारे अमल ने परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ इस फैसले को मशकूक बनाया है। और फिर आप किसी को भी नहीं, यानी परवेज मुशर्रफ, मैं गवाह हूँ और कोई अदालत तलब करे, मैं बताऊंगा उस अदालत में
कि कौन कौन जाके परवेज मुशर्रफ के पांव पकड़ता था। सर बता दें जरा, बताएं बताएं बताएं। आइए जनाब, जल्दी आइए। और क्या नवाब नसरुल्लाह खान से लेकर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तक सबने परवेज मुशर्रफ की आमद पर वेलकम नहीं किया, कहा था, मिठाइयां नहीं खाई थी। वो तस्वीरें महफूज है। और फिर एक तस्वीर मौजूद है जिसमें अच्छे बच्चों की तरह सारे परवेज मुशर्रफ के साथ खड़े हैं। तो परवेज मुशर्रफ उस वक्त मुहिब्बे वतन था जब वो इख्तिदार में जो उसके साथ मजे ले रहे थे। और वो जो चीफ जस्टिस एक हमारे हैं जिन्होंने उसे मुख्तार कुल बनाया था, और वो जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर, और वो सारे पाक साफ हो गए हैं और एक परवेज मुशर्रफ गद्दार हो गया है। तो ये फैसला अलावा साहब, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने नाम लिया है। नाम लेना बहुत जरूरी है। मैं भट्टी साहब की तरफ भी जाऊंगी इसी सवाल को लेकर। भट्टी साहब, अदालत ने भी अपने फैसले में इमरजेंसी लगाने में जनरल मुशर्रफ की मद वाले उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया है। ये कितना अहम है आपकी नजर में भट्टी साहब? देखिए, मैं समझता हूँ अदालत ने वो फैसला दिया जो पियामन बाइस, जो के फैसले में इंसाफ और सच्चाई नजर आनी, इंतकाम नहीं नजर आना चाहिए। इस फैसले में गुस्सा और इंतकाम वाजिया है। मैं फिर कहता हूँ 12 अक्टूबर 99 को तोड़ी थी असेंबली। उस वक्त के जज साहबान और असेंबली वालों ने जिन्होंने उसको लीगल किया था उन सबको सजा देनी चाहिए। 12 अक्टूबर को सिर्फ चंद जज साहबान को किया था। एक अकेले बंदे को सजा देना ही इंसाफ का कत्ल है। ये इंसाफ का कत्ल है, जबकि आइन में लिखा हुआ है कि आइन तोड़ना और उसकी मामनत करने वाले सब बराबर का शरीक जुर्म है। ये कैसा इंसाफ है कि आप जो आम नबी पाक अमन का दर्श देते हैं, आप कह रहे लाश की बेहुरमती करो और चौंक का तयन भी करते हैं, 3 दिन लगाते रहो। आप इस्लाम के बारे में दुनिया को क्या तासुर देना चाहते हो? इस्लाम जन्नत का मतलब है, ना हमारा दीन देता है ना शरीयत देता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था बल्कि 66 पैरे पर उनका नोटिस लें कि आपने किस साइन और किस शरीयत से ये सजा निकाली है। अगर जज साहबान ने भी फैसला देना और काइन के मुताबिक अगर आप एग्री करें कि आज खोसा साहब को कम से कम इस पे कुछ स्टेटमेंट जरूर देना चाहिए था? इस स्टेटमेंट की इसको हजफ कराना चाहिए था। ये तो कोई तरीका नहीं है। और दूसरा, आज जिन्होंने उनकी मामलत की उनको छोड़ देना। सिलेक्टेड इंसाफ, याद रख लें, अफ्रीका हमेशा नफरत को जन्म देता है और मुझे ये इंसाफ सिलेक्टेड लगा है और इसमें इंसाफ की सच्चाई की खुशबू है, गम गुस्सा रंग बदला ज्यादा नजर आ रहा है। राइट। राजा साहब, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि हर कोई ये कहता है लॉयर्स के हवाले से, जजेस के हवाले से, आप कुछ नाम ले सकते हैं? कौन लोग थे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आज चीफ जस्टिस साहब जब गए और उन्होंने कहा कि जी मेरी तस्दीक का सिलसिला और अदलिया की तस्दीक का सिलसिला शुरू हो गया। अपनी तस्दीक का जिक्र किया। अपनी तस्दीक का। काश वो ये कहते हैं कि कानून में किसी लाश की तस्दीक इस अंदाज में नहीं की जा सकती जिस अंदाज में वो फैसला आ गया, क्योंकि कानून ये कहता है कि जुर्म का जो सजा है, जब तक वो शख्स जिंदा है, एक जिंदा शख्स जुर्म करता है और जिंदा को ही सजा दी जाती है। जब वो अगर फौत हो जाता है तो वो अबेट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो अगर एक हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को ये चीज नहीं पता थी कि जनाब जब अगर मर जाएंगे तो ये जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, आप कैसे, ये ऑब्जर्वेशन भी नहीं थी, ये डायरेक्शंस थी। ऑल द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज आर डायरेक्टेड, उसमें ये उसने लिखा है। तो ये वो चीजें हैं। There is obvious bias जो उन्होंने लिखा है, इसमें तो आप डिनाई नहीं कर सकते। Some law enforcing agencies feel कि उनके खिलाफ है, मुशर्रफ साहब के लिए तो है ही, but there is bias and a lot of people are saying that now on record। शहजाद साहब से भी पूछेंगे, शहजाद साहब कल नसीम ज़ारा साहब हमें प्रोग्राम में थी, उन्होंने कहा काश चीफ जस्टिस ऐसे ना करते। क्या हम आज कह सकते हैं कि काश चीफ जस्टिस एक सो मोटो ले लेते जाते जाते? इस स्टेटमेंट के हवाले से नहीं, स्टेज से एक सो मोटो से कुछ नहीं बनेगा। देखिए, मैं तो ये 2-1 दिन से जब से ये निकला, मैं ये कह रहा हूँ कि ये असल में हमें इसको डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। पैरा 66 लोग कहते हैं ना ऑपरेशनल पैरा नहीं है, इसकी छोड़ दें, कोई सियासी लीडर है अपनी दुकान चमका रहे हैं, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात यह है कि इस पैरा को ही पकड़ लीजिए, देख लीजिए। मुझे उससे कोई, मुझे मुशर्रफ की सजा से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे इस माइंडसेट से, ये जो गुस्सा है, ये जो जहर है, ये कहां से निकल रहा है, ये कितना गहरा है, ये कितना वाइडली फैला हुआ है, ये कहां कहां फैला हुआ है? ये 12 मई 2007 का गुस्सा है या पूरे 2007 के पूरे साल का गुस्सा है, या उसके बाद के भी कुछ गुस्से ऐसे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स का जिसमें चक्कर है?
ये क्या गुस्से हम पाले जा रहे थे, ये कौन सा वॉल्केनो है जो एरप्ट है पाकिस्तान में। तो मैं पैरा 66 को कोई छोटा पैरा नहीं समझता, ये एक माइंडसेट का इजहार है। ये जो कलम ये लिख लेता है ना, ये कलम एक अकेला नहीं लिखता, ये पूरे के पूरे निजाम का इजहार करता है कलम लिखते हुए। और उसी चीज को मेरे चीफ जस्टिस बदकिस्मती से इस मुल्क के चीफ जस्टिस कंडोन करते हैं और सपोर्ट करते हैं। मुझे वो चीफ जस्टिस ला के दे जो उस फैसले में बैठा था जिसने कहा था तुम 3 साल के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव हो और तुम जो मर्जी कानून में तब्दीली करो। मुझे वो पूरा फुल बेंच ला के दीजिए, मुझे वो पार्लियामेंटेरियंस ला के दीजिए जिन्होंने उस मार्शल लॉ को कंडोन किया और उसके बाद आज भी पार्लियामेंट में बैठे हैं और कुछ वजीर भी हैं और वजीर रह चुके हैं उसके बाद भी। मुझे वो लोग ला के दीजिए जिन्होंने ये सब कुछ किया, उनको हम क्यों भूल जाते हैं? हाथ क्यों नहीं आपके उस तरफ चलते जहां पर लॉ मिनिस्टर की कहानी है वो, आई थिंक दैट जस्ट टेल्स अवे एवरीथिंग। जो लॉ मिनिस्टर की स्टोरी है। प्रिया, एक छोटी सी बात, कौन से लॉ मिनिस्टर थे जब इमरजेंसी? एग्जैक्टली प्रिया, एक और चीज, 31 जुलाई 2009 को ये बैठते हैं चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब। क्या करते हैं? 2 चीजें, पीसीओ के जजेस माफ हो गए, जो निकाले गए थे वापस सारे आ गए। नंबर 2, एनआरओ जिसको पार्लियामेंट्री कवर दिया गया खत्म कर दिया जाता है। एब इनिशियो, आप इतने बड़े सूरमा हैं तो इस तरह कीजिए, एक मेहरबानी फरमाइए, वो जो मुशर्रफ को आप सब लोगों ने मिलकर कंडोन किया था ना जो कि आइन के अंदर, उन तमाम शिकों को भी खत्म कर दीजिए 31 जुलाई 2009 को बैठ के, ताकि परवेज मुशर्रफ आइन का मुजरिम भी बने, आपकी कौम का मुजरिम भी बने। आपने उसको वहां पे माफ कर दिया, ओरिजिनल सिन को माफ कर दिया और एक उसकी छोटी सी दुम पकड़ ली 3 नवंबर 2007 वाली। इसलिए आपका जो नियत है बदनीयती का साफ इजहार होता है बदकिस्मती से। ये है असल हकीकत। वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। भट्टी साहब आप ऐड करना चाहेंगे इसके ऊपर? वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। इफ यू वांट टू ऐड टू दैट। जी सॉरी, मैं बात सुन नहीं पाया कि जिसने साथ दिया था मुशर्रफ साहब का, चाहे 12 अक्टूबर की, अभी आपको याद होगा जफर अली शाह केस था जिसमें बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट इन्हीं जजेस ने कर दिया था, वैलिडेट किया था। ये 12 अक्टूबर को क्यों नहीं करते? उसमें ये सारे काबू आ जाएंगे। ये बड़े मुनाफिक है। 12